चलिए, तो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे ना आपका कि प्रेसिडेंट सॉरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज पे इम्पीचमेंट है ना, वो समझते एक बार ही दोबारा से। हेडिंग डालेंगे इम्पीचमेंट ऑन अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे इम्पीचमेंट ऑन, इसको लिखेंगे इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस, क्योंकि अगर मैं पढ़ा दूंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, तो अगर अब हमें हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको उनके पद से हटाना है, उनको उनके पद से हटाने का रीजन क्या होता है? सबसे पहले तो रीजन होता है किसी भी ऑफिसर को हटाने का अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में लिखेंगे इसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया। किस पे? जो आपके न्यायाधीश है ना। हिंदी में क्या हो जाएगा? अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दुर्व्यवहार। या फिर इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखेंगे इसको, संविधान के विरुद्ध किया गया कृत्य, संविधान के विरुद्ध किया गया कृत्य, इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं? आपके उसको हटाते हैं। चलिए, अब मैं बात करूं प्रोसेस की ना, तो प्रोसेस किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो प्रोसेस क्या है? लोकसभा या राज्यसभा, एनी हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से किसी भी हाउस से क्या हो सकती है? शुरू हो सकती है, किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। आई बात समझ में? लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। अब जिस भी सदन से शुरू हो रही है, मान लो कि लोकसभा से शुरू हो रही है, प्रोसेस है ना, लोकसभा से शुरू हो रही है तो लोकसभा अच्छा चलो, किसी भी सदन से शुरू हो रही है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हटाने का प्रोविजन, पहले तो जो आपका प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है जो, ये जो इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस है, ये इम्पीचमेंट वाला बिल है, इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और या रिजेक्ट भी कर सकता है। पहली बात तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति महाभियोग की जो ये बिल आई है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की, उसको आपका एक्सेप्ट भी दे कर सकता है, यानी कि स्वीकृति भी दे सकता है और अस्वीकृति भी दे सकता है। आई बात समझ में? अब अगर लोकसभा से शुरू हो रही है, मान लो कि बिल जो है मतलब मान लो कि लोकसभा से शुरू हो रहा है, तो लोकसभा में 100 सदस्य 100 मेंबर्स जो है इस बिल पर क्या होना चाहिए? सहमत होने चाहिए। यानी कि अगर राष्ट्रपति अगर लोकसभा से शुरू हो रहा है जज को हटाने का प्रोसेस, तो उसमें जो है 100 लोगों का क्या होना चाहिए? उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि 100 लोग जो है सहमत होने चाहिए कि हाँ भाई हम इसको हटा सकते हैं। और राज्यसभा से 100 सदस्यों की अनुमति हमें कहाँ से चाहिए होती है? सुप्रीम कोर्ट से। और 50 सदस्यों की अनुमति हमें कहाँ से चाहिए होती है? राज्यसभा से। इतना समझ में आया? अब जब जो है अगर आपका ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मान लो लोअर हाउस से शुरू अपर हाउस से शुरू हो रही है, यानी कि लोकसभा से शुरू हो रही है, तो लोकसभा से जब शुरू हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका?
कि लोकसभा से जब शुरू हो रही है तो जांच करने के लिए फॉर इंक्वायरी, यानी कि जांच करने के लिए जो आरोप लगा है न्यायाधीश पर, उस जांच को करने के लिए एक 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाती है। 3 मेंबर्स की एक कमेटी फॉर्म की जाती है, जिसके तहत कहा जाता, जो आपकी क्या करती है, जांच करती है। आई बात समझ में? जो आरोप लगा है उस आरोप की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी बनती है, जो क्या काम करती है, जो आरोप लगा है उसको चेक करती है, जो उसको चेक करती है कि भाई आरोप सही है या गलत है। अरे बात समझ में? इन 3 सदस्यों में एक तो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि एक मिनट, सीजीआई कैसे हो सकता है? एक होता है यहाँ पे सीजीआई नहीं होगा, एक होता है यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज, जज ऑफ हाई कोर्ट, और एक क्या होगा यहाँ पे, लीगल ऑफिसर। अभी हाई कोर्ट का जज किसी भी स्टेट का हो सकता है, ऐसे नहीं कि हाई कोर्ट तो अलग अलग स्टेट्स में, तो किसी भी स्टेट का हो सकता है। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? पहले तो मुझे ये बताओ कि हम देख रहे हैं कि जो आपका हाँ जी बिल्कुल, आई बात समझ में? एक प्रख्यात विधिवेता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। आई बात समझ में? लिख लो क्या हिंदी में, लिखो इसे, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। पहला लिखेंगे उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, दूसरा लिखेंगे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा लिखेंगे एक प्रख्यात विधिवेता, एक प्रख्यात विधिवेता। आई बात समझ में? तो हम पढ़ रहे थे, तुम्हें पता है सपना, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है दोबारा करूं? चलो, हम बात कर रहे थे आपके जो आपका जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन पे जो इम्पीचमेंट वाली प्रोसेस लगती है, मतलब इम्पीचमेंट जैसे जो प्रोसेस होती है उनको हटाने की बात कर रहे हैं ना, कि आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को किस तरीके से हटाया जाता है। तो रीजन तो होता है आपका कि संविधान के अगेंस्ट है। अब जो है प्रोसेस किसी भी सदन से लाई जा सकती है, चाहे वो लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस हो, यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी भी हाउस से प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि अगर मान लो, अच्छा देखो, शुरू किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है इस बिल को जो है एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति का अपना एक विवेक है कि वो उस बिल को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर प्रोसेस लोकसभा से शुरू हो रही है तो 100 मेंबर के हमें क्या चाहिए, सहमति चाहिए कि हम जो है न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। अगर प्रोसेस राज्यसभा से शुरू हो रही है तो यहाँ पे 50 मेंबर जो है बोल दे कि भाई हम क्या करें, राष्ट्रपति जो न्यायालय है उस न्यायालय का जो न्यायाधीश है, जज है, उसको हटा दे, है ना। अब जब मान लो कि दोनों में से किसी भी एक सदन से जो है यहाँ पे प्रोसेस शुरू हुई, मान लो लोअर हाउस से, यानी कि लोकसभा से स्टार्ट हो रही है आपकी, लोकसभा से जब शुरू हो रही है तो लोकसभा में जब इंक्वायरी होती है यानी जांच पड़ताल होती है, तो उस जांच पड़ताल के लिए यहाँ पे 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें आपका सीनियर मोस्ट जज होता है, लीगल ऑफिसर होता है और जज ऑफ हाई कोर्ट होता है, किसी भी जज किसी भी स्टेट का हो सकता है, ठीक है। तो ये अब ये जांच कमेटी अगर जो है, अगर ये जांच समिति, ये जो जांच समिति है, ये आपके ये जो जांच समिति है आरोप को सही साबित कर दे, सही साबित कर दे तो ये बिल जो है दूसरे सदन में जाएगा राज्यसभा में, यानी कि कितनी 2/3 मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ ये जाएगा कहाँ, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी आपका जो है यहाँ पे 2/3 बहुमत से पारित होगा, और जो है आपका प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद आपका हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज
अपने पद से हटा दिया जाएगा। प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि 100 लोगों का यहाँ पे लोकसभा से अनुमोदन चाहिए, यानी कि सहमति चाहिए, राज्यसभा से 50 लोगों की अनुमति चाहिए बस। और एक जिस भी सदन में वो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है उस सदन में 3 समिति यानी कि 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती है। 3 ही नहीं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कमेटी बनाई जाती है जो कि उस जांच को चेक कर, जो इंक्वायरी करती है कि ये आरोप जो है ये सही है या नहीं है। आई बात समझ? अगर आरोप सिद्ध हो गया तो वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत के साथ जो है यहाँ पे पारित हो जाएगा। हाँ, लोकसभा, हाँ, दोनों सदनों में जाएगा। अगर लोकसभा से शुरू हो रही है तो वहां जांच समिति बनेगी, अगर राज्यसभा से हो रही है तो वहां भी जांच समिति बनेगी। आई बात समझ में? हाँ, अगर लोकसभा के अध्यक्ष बता रहा है तो उसके लिए प्रस्ताव लोकसभा में पेश रहेगा। हाँ, अगर तो राज्यसभा में राष्ट्रपति होगा, न्यायाधीश होंगे, इनके लिए दोनों से गुजरना होगा। इनकी प्रोसेस कैसी होती है? महाभियोग जैसी प्रोसेस होती है। तो जिनकी भी अगर इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस हो रही है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाएगा। आई बात समझ में? आया ना? मुझे लग रहा नवीन शायद नींद में, थोड़ा थोड़ा ना। चलो इतना क्लियर। अब चलते हैं हम आर्टिकल 126 की तरफ। एक्टिंग जजेस। अब ये एक्टिंग जजेस मतलब टीवी स्टार वाला मत समझना। हाँ, इधर भी सेम हो जाएगा, है ना टॉपिक, यानी कि कार्यकारी क्या होता है? कार्यकारी न्यायाधीश एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, एमपी। जब आपका जो हेड जो सीजीआई है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, मतलब जो जज है आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, अगर वो अपने पद पर नहीं है कुछ समय के लिए तो उस कंडीशन में कौन काम करेगा? आपका एक्टिंग जज करेगा। जैसे राष्ट्रपति की उपस्थिति, राष्ट्रपति जब हाँ, तो जब प्रेसिडेंट आपका उपस्थित नहीं रहता तो तब कौन करता है? राज्यपाल, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट, राज्यपाल बोल, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता है तब सीजीआई, सीजीआई भी नहीं होता है जब तो सीनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट भी नहीं है तो इलेक्शन करवाने होते हैं, है ना। 4 ऑप्शन के बाद भी हमें 5 ऑप्शन नहीं मिल रहा, जिसका मतलब उस व्यक्ति की जरूरत। तो इसी प्रकार से अगर आपका जो जज है, जो जज है इसी जिस प्रकार मतलब मान के चलो जो जज है अगर वो अपने पद पर नहीं है, अपने पद पर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्रेसिडेंट ही क्या करता है? प्रेसिडेंट ही एक्टिंग जज को अपॉइंट करता है, एक्टिंग जज को ही अपॉइंट करता है। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। आई बात समझ में? चलो ये तो है। अभी किनसे करेगा? तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रुप होता है, जो मैंने बताया था ना 38, कल बताया था ना 37 + 1, तो इन्हीं में से ही करेगा क्योंकि ये उसी की एक मेंबर, उसकी एक टीम है, उसी में से करता है, एक्टिंग जज को अपॉइंट करता है। इसी में आता है आपका दूसरा एड हॉक, इसको कहते हैं तदर्थ, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश मतलब जब जो आपके न्यायाधीश होते हैं, जो आपके जजेस होते हैं, यानी कि जो आपका 37 + 1 की बॉडी है, जो आपकी 37 + 1 की बॉडी है, अगर इनमें कोई भी मेंबर्स नहीं है, ये अगर इनकम्प्लीट है ना, ये अगर 37 मेंबर्स इनकम्प्लीट है तो इस कंडीशन में एड हॉक जो होता है तदर्थ न्यायाधीश, इनकी गणपूर्ति को पूरा करने के, गणपूर्ति करने के लिए जो है यहाँ पे क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। यानी कि इसको मान के चलो ये वो न्यायाधीश होते हैं जो आपके
ये तब काम आते हैं जब 37 जो है यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं। जो मेंबर्स होती है उसकी जो हेड सीजीआई है, सीजीआई के साथ भी तो कुछ मेंबर्स होते हैं, अगर वो उनकी गण पूर्ति नहीं है तो नियुक्त करता है। आई बात समझ में कि कुछ समय के लिए जो है यहाँ पे राष्ट्रपति, मान लो कि 37 की बॉडी है, 37 में से अगर मान के चलो कि 34 ही प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है 3 सदस्यों को क्या करेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। आई बात समझ, अब तो क्लियर हो गया। इनको कहते हैं तदर्थ, यानी कि कुछ समय के लिए टेम्पररी होते हैं। ये आर्टिकल 127 में आता है, ये आर्टिकल 127 में आता है। अच्छा, इधर ये पॉइंट, ये इधर प्रोविजन नहीं है, इधर ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, ये प्रोविजन नहीं है। ये हाँ, ये है। चलिए नेक्स्ट करें। अब कभी तुमने सुना है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर है उसको भी जॉब मिल गई है? कब? हाँ, किसमें होता है? हाँ, तो मान लो कि जो सीजीआई है वो छुट्टी पर है, या कुछ समय के लिए, अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ काम होंगे, तो अगर मान लो कि आपका जो सीजीआई है वो छुट्टी पर है, सीजीआई अगर छुट्टी पर है, तो इस कंडीशन में आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी रिटायर्ड जज को अपॉइंट करता है कि भाई इस केस पे तुम फैसला सुनाओ। आई बात समझ में? रिटायर्ड जज को क्या मिलता है यहाँ पे, देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जज की सलाह पर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। आई बात समझ में? तो जो आपकी छुट्टी है, मतलब मान लो कि सीजीआई अगर प्रेसिडेंट नहीं है, तो सीजीआई, वैसे तो नॉर्मल देखा जाए तो जब सीजीआई नहीं है प्रेसिडेंट, तो उसकी जगह में कौन काम देखता है, उनमें से सीनियर मोस्ट जज, है ना। लेकिन यहाँ पे सीजीआई अगर नहीं है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पे एक कंडीशन और बताई है कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो है किसी रिटायर्ड जज को क्या दे सकता है, बोल सकता है कि तुम इस पर क्या करो, न्यायाधीश का काम करो, लेकिन उस बीच वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा। भले उसे सैलरी वगैरह मिल जाएगी उस दिनों की, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने अभी अपना इस्तीफा नहीं दिया, रिजाइन नहीं दिया। जब तक सीजीआई अपने पद पर बना है तब तक कोई दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पे सीजीआई का पोस्ट नहीं ले सकता है। ये थोड़े टाइम के लिए बना है, इसको सीजीआई नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? तो रिटायर्ड होगी, तो यही तो प्रोविजन है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो करता है, वो बोल सकता है या वो बोलता है कि जो रिटायर्ड जज है वो कुछ समय के लिए क्या करे, सीजीआई की कुर्सी पर बैठे और न्याय देने का काम करे, लेकिन कंडीशन ये कि वो सीजीआई जो है नहीं कहा जाएगा, यानी कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको नहीं बोल सकते हम, वो नहीं माना जाएगा, वो टेम्पररी रहेगा, तो टेम्पररी टाइम के लिए रहेगा। आई बात समझ में? चलिए, ये प्रोविजन भी इधर नहीं है। चलिए, आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 कहता है, पहले तो हेडक्वार्टर का है भाई आपके सुप्रीम कोर्ट का, और जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है उसका, कोई है नैनीताल से? कुमाऊं का कौन है यहाँ पे, सब गढ़वाली हो? चलो, आर्टिकल 130 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो प्रेसिडेंट की
अनुमति से अपना ट्रांसफर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति की सहमति से क्या कर दे, अपना ट्रांसफर। क्या, एक मिनट, सॉरी, ये आप एक मिनट, ये कहाँ करेगा ट्रांसफर? ये तो एक ही जगह रहेगा ना, मैंने गलत लिखा है शायद। एक मिनट, ये आर्टिकल 130 को रहने दो, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये तो एक ही जगह पे रहेगा ना। इसको मैं चेक करके आऊंगी एक बार तुम्हारे 130 आर्टिकल। चलो फिलहाल इतना क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मामले हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाते हैं। देखना एक बार आर्टिकल 130 क्या कह रहा है, चेक करो एक बार क्या कहता है। हाँ ये हो सकता, हाँ ये और जगह मतलब कि हाई कोर्ट्स में भी बैठ सकता है वो न्याय देने के लिए। तो लिख दो आर्टिकल 130 में कि उसके पास कैसी विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी को हिंदी में विवेकाधीन ही बोलते ना, हाँ, कि डिस्क्रिशनरी पावर है जिसके तहत वो और जगह में भी बैठ सकता है। चलिए फिर अब आर्टिकल 131 करते हैं। लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। यानी कि ऐसे कौन से मामले जिन पे आपका सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का जज जो है क्या कर सकता है, न्याय दे सकता है। तुम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई? हिस्ट्री कहाँ तक कंप्लीट करी है तुमने? आधुनिक नहीं पढ़ा है अभी किसी ने, नहीं भी पढ़ा ना अभी आधुनिक, जो पुराने बच्चे। मॉडर्न कौन पढ़ाएगा? हो रखी है पहले, तुमने नहीं पढ़ी? चलो, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार की मैं बात कर रही हूँ कि कौन कौन से केसेस जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। ऐसे कौन से केसेस है भाई? केसेस कौन कौन से होंगे, जरा दिमाग लगाओ, जरा कौन कौन से केसेस होंगे? तुमने इतना तो पॉलिटी पढ़ ही लिया है, कौन कौन से केसेस हो? हाँ, कंकरेंट वाले कैसे, तो कौन कौन से आएंगे? डिफेंस से रिलेटेड तो डिफेंस के लिए अलग से कोड बना हुआ है। सुलझे केस बोल रही हूँ मैं, केस न्यायालय में कौन से केसेस जाते हैं? कि डिफेंस से रिलेटेड क्या केस जाएगा, बॉर्डर एरिया से रिलेटेड कि लोगों को मारा गया है? कैसा? अच्छा हाँ, कॉफ बोर्ड, हाँ समझ गई। और इधर आगे अनुदीप, नंदिनी, दीक्षा, सपना, मुझे आंसर दो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कौन कौन से केसेस सुलझाए जा सकते हैं। हमने बहुत पॉलिटी पढ़ ली है। अंतर्राज्य से जुड़े हुए कैसे केसेस? भारत सरकार बनाम राज्य सरकार यानी कि
यूनियन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे केसेस जा सकते हैं भाई। यूनियन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, केशवानंद भारती वाद पड़ा था, कहाँ गया था वो? सुप्रीम कोर्ट में। किससे रिलेटेड था? आपके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड था ना, कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला केस था उसमें। तो जो आपके कैसे फंडामेंटल राइट्स वाले केसेस है वो कहाँ सॉल्व किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। एक भारत के साथ, मान लो कि उत्तराखंड राज्य का कोई केस चल रहा है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, यूनियन के साथ, केंद्र सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ, तो कहाँ सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। यूनियन वर्सेस वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट, यूनियन वर्सेस वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट। एक राज्य यानी कि भारत सरकार बनाम एक राज्य या फिर एक से अधिक राज्य। तो इस तरीके से यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो केसेस है वो कहाँ सॉल्व किए जाएंगे? आपके सुप्रीम कोर्ट में। ये आपको पता चल गया है कि कैसे केसेस जो है, आ रही बात समझ में? कौन कौन से केसेस सॉल्व किए जा रहे हैं? अब जो है कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता है। कोई दिमाग लगा सकता है कि कौन से केसेस होंगे जिनको हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठा सकते? ऐसे कौन से केसेस है जो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में उठा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठा सकते हो। सारे केसेस तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले, बाकी नहीं। तो ये भी तो हमने देखा था। थोड़ा दिमाग का चरखा चलाओ, तुम ध्यान दो, अपना दिमाग लगाओ कि ऐसे कौन से केसेस है जिनको हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। लगाओ दिमाग। अगर मैं एक मिनट, इसका एक्सेप्शनल केस देखेंगे हम। वैसे तो आपको पता है कि सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जो आपके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब वो कौन कौन से केस है? यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, संविधान लागू होने से पहले जो संधि, करार, समझौते किए, क्या वो लेके जाया जा सकता है उनको सुप्रीम कोर्ट में? नहीं। ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और क्या होगा? ट्रीटी हो गई, या फिर समझौते को क्या कहेंगे? हाँ, एग्रीमेंट, समझौते। मैं ना तुम लोगों की वजह से हिंदी इंग्लिश दोनों में फंस चुकी हूँ। क्लियर? संविधान लागू होने से पहले जो भी हमारे संधि, करार, समझौते हो, उनको हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। बाकी इनको छोड़ के सारे मामले कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। लिखो, ध्यान रखना ऐसे पॉइंट्स को। इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ना, संविधान लागू होने से पहले जो ट्रीटी है इंटरनेशनल लेवल पे वो हो सकती है। अब नेशनल लेवल पे भी तुम देख सकते हो, पर वैसे नेशनल लेवल पे ज्यादा नहीं देखा जाएगा। नहीं, बेरोबारी, हमने जमीन एक्सचेंज किए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है वो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है वो। लेकिन हाँ, पहले ऐसा था, लेकिन अब जो है फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद उसको चेंज किया है ना, आर्टिकल के अंदर आ गया, वो संविधान के अंदर आ गया है।
अब ऐसे कोई ऐसी ट्रीटी है जो संविधान के अंदर है ही नहीं और वो पहले की है, तो उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। जो आप ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाला केस बोल रहे हो ना, वो जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ चुका है। अब आर्टिकल 300 कौन सा आर्टिकल हमने उसको जोड़ दिया है ना। अब नहीं आ रहा समझ में? आर्टिकल 3 में हमने उसको जोड़ दिया है ना, एक कौन सा संविधान संशोधन के तहत हमने जोड़ दिया उसे कि भाई भारत बांग्लादेश के बीच में जो है आपकी लैंड बाउंड्री हमने जो है डिसाइड कर दी, यानी कि हमने जो है ट्रांसफर किए अपने कुछ गांव यहाँ के यहाँ गए, कुछ यहाँ से यहाँ। अब वो संविधान के अंदर आ चुके, उस रूल बुक के अंदर आ चुके। तो अब जितनी भी जो है रूल बुक के अंदर जो चीज है वो सब कहाँ सॉल्व की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व की जा सकती है। हाँ, बस ये ध्यान रखो। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको स्टार मार्क कर देना। जरा इसको चेक करना, क्या बोलते हैं इसे, एक मिनट। अंतरराज्य जल आयोग। इसको चेक करना एक बार। इसको ध्यान रखना, आर्टिकल 262 में आएगा आपका। ये क्वेश्चन बना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। इसको चेक करो एक बार, अंतरराज्य जल आयोग को क्या कहेंगे? नेशनल वाटर लॉ। देखो एक बार। हाँ, अंतरराज्य इंटरस्टेट अलग से पॉइंट लिखो। आर्टिकल 262 में के तहत इंटर स्टेट रिवर वाटर लॉ, अंतरराज्य जल आयोग से भी संबंधित जो मामले हैं वो कहाँ नहीं सॉल्व किए जाएंगे? आपके सुप्रीम कोर्ट में। जल जो होता है उस पर सबका अधिकार है। पाकिस्तान इंटरनेशनल आएगा। आप जो बोल रहे हो ना पाकिस्तान, वो इसमें नहीं आएगा। ये देश के अंदर की बात करी जा रही है, इंटर स्टेट, राज्य के अंदर। उसमें सबका अधिकार होता है वैसे, तब वो हाई कोर्ट का मामला हो जाएगा। दोनों राज्यों के हाई कोर्ट ज्वाइंट में। वैसे देखा जाए तो ये मामले जो है यहाँ नहीं जाते। पानी जो जल से संबंधित मामले जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हो वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सॉल्व करता है, नेशनल लेवल पे हो वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल क्यों करेगा? तो पार्लियामेंट के अंदर आएगा फिर। पहले तो देखा जाए कि नदियों पे जो है सबका बराबर हिस्सेदारी होती है। हाँ, तो इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट जो है केवल किसके लिए? नेशनल लेवल के लिए। और स्टेट लेवल के लिए हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट लेवल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है ना, जिला स्तरीय। तो तब वो यूएन के पास चले जाएगा वो मामला, तब वो यूनाइटेड नेशन देखेगी। वो केस जो है दो राज्यों के बीच का केस जो है यूएन संभालती है। आई बात समझ? देश के अंदर का मामला सुप्रीम कोर्ट संभालती है, राज्य के अंदर की मामला हाई कोर्ट संभालती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का मामला आपका डिस्ट्रिक्ट जज संभालता है। चलिए ये बात समझ में। ये प्रोविजन जितने भी मैंने आपको बताया ये सब यहाँ नहीं है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट हो, यहाँ हाई कोर्ट में नहीं देखे जाएंगे। और अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्शनल केसेस भी यहाँ पे नहीं सॉल्व किया जाएगा हाई कोर्ट। चलिए अब देखिए, हम रिट के रूप में रिट अधिकारिता देखें।
अगर मैं बात करूं तो जो आपके रिट है ना, किस आर्टिकल में पढ़ाई मैंने आपको रिट, हाँ, और रिट की मैं बात करूं तो रिट के संबंध में आपका हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है, ध्यान रखना। रिट के लिए हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। कौन कौन सी है वो, एक एक करके मुझे बताओ, सब पीछे से स्टार्टिंग से नवीन से करेंगे। 5 प्रकार के रिट हमने पढ़ी थी, हाई कोर्ट लगा सकते, कौन कौन सी रिट थी? क्रिटेरिया कोई सी भी 5 बताओ फटाफट से। नाम याद नहीं तो क्या याद है फिर, आगे से स्टार्ट करें। हाँ, बस एक ही बतानी, क्यों वारंट हो, फिर दूसरा दीक्षा, अधिकार पर अच्छा इसने इन्होंने बता दिया। हाँ, तुम बताओ अनुदीप, बस गर्दन हिलाने के लिए आ जाओ यहाँ पे। परिधि, 5 प्रकार की पढ़ाई थी, क्यो वारंटो, हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, सर्सीरियो और प्रोहिबिशन। अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण। हिंदी में मुझे याद नाम ज्यादा अच्छे से याद नहीं है, तो हिंदी वाले थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। हिंदी में मुझे नाम ज्यादा याद नहीं है, वो पेपर के टाइम पे याद किए जाते हैं। हैबियस कॉर्पस, सर्सीरियो, प्रोहिबिशन, मैंडमस और क्यो वारंटो। रिवीजन करो। और रिवीजन से याद आया, कल सॉरी, कल बताया था आरटीआई, रेवेन्यू एंड टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर 21 प्लस एंड ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। क्या हुआ परिधि, हंस क्यों रही है? एज ही नहीं है, खुश रहो, एज नहीं है तुम्हारी। सपना की तो एज होगी, है ना? इधर तुम्हारी रिया दीक्षा की भी एज होगी, नवीन की एज, ग्रेजुएट नहीं हुए ना अभी, पता नहीं कहाँ से किया कॉलेज, एचएन से। ऑनलाइन मार्कशीट आ गई ना थर्ड ईयर की, तो उससे भी चल जाएगा, लेकिन वो पेपर कब हुए थे? अच्छा, अभी जून में तो कंप्लीट है, तो फिर तो तुम्हारा टाइम लगेगा ना तुम्हें। चलो कोई नहीं, तुम्हारे तो बढ़िया, तुम्हारे तो अकाउंटेंट असिस्टेंट वाली पोस्ट भी है, एलिजिबल हो तुम उसके लिए। जब अगर पहले तो आ जाएगी वैकेंसी, तुम ये मान के चलो कि शायद तुम्हारे लिए ही आ रही है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया तब अभी वैकेंसी भी नहीं आई, हो सकता है कि तुम्हारा रिजल्ट आ जाए तो तुम्हारी वैकेंसी आ जाए। पढ़ना तो है उसके लिए, मैंने बोला था बुक में भेज दूंगी तुम्हें। तुमने बोला ही नहीं, तुम मुझे याद दिलाते तो मैं ले आती तुम्हारे लिए बुक। अच्छा, वो बुक सिर्फ एमसीक्यू वाली है, एमसीक्यू है। मैं कल क्या, कल फ्राइडे या सैटरडे, कल फ्राइडे ना, हाँ कल ले आऊंगी। और कृपया करके गुम मत करना, वो मेरी किताब, मेरी भी नहीं है वो किताब, किसी और की अमानत है वो मेरे पास रखी हुई। चलो फिलहाल ये मैंने बता दिया है। इसका सिलेबस 100 नंबर की केवल और केवल हिंदी है, और 200 नंबर में आपका जीएस और यूके है। बस ध्यान रखो, सिलेबस वही है जो तुम पढ़ रहे हो, कुछ नया नहीं, एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी भी तुम पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट भी तुम पढ़ रहे हो, उत्तराखंड तुम पढ़ रहे हो, जीएस तुम पढ़ रहे हो। क्लियर? हिंदी का वहां पूछो, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव आती है, जैसे स्वर, संधि, व्यंजन आ गया, संज्ञा, सर्वनाम। हार्ड नहीं होता, तुम पढ़ो तो सही एक बार, बहुत अच्छी होती है हिंदी, हिंदी बहुत अच्छी होती है। मैं पढ़ा देती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को खुद हिंदी लिखनी नहीं आती, मैं तुम्हें क्या ही पढ़ाऊंगी हिंदी। तो देख लेना, पेपर इजी है। और मैं तुम्हें ना 2019 का 2023 का पेपर सॉल्व भेजूंगी तुम्हें। 2023 में हुआ था यही पेपर, उसके बाद अब आ रही है। नहीं, मैथ्स रीजनिंग का नहीं है,
200 नंबर का टोटल 300 नंबर का पेपर बनेगा। 200 नंबर में आपकी जीएस और उत्तराखंड दो मिलके बनेगा। जीएस में भी तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स बहुत सारा आता है। वहां पे देखो, मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे भेजा तो था, तुमने पीडीएफ देखी नहीं होगी। पीडीएफ में साफ बता रखा है कि इतने नंबर के जीएस में इतने नंबर का क्या चीज आएगी, इतने नंबर की क्या चीज आएगी। देखो तो सही, तुम ध्यान तो देते नहीं। वीडियो की बात नहीं कर रही मैं वीडियो की बात नहीं कर रही। तुम वीडियो में तो मैंने बहुत कम एक्सप्लेन किया है, तुम उसमें देखते थे जो टेलीग्राम पे भेजा है मैंने, उसमें पूरा पीडीएफ है, उस पीडीएफ में देखना। आई बात समझ में? चलिए, तो रिट की अगर मैं बात करूं तो रिट आपकी कितनी है? 32 सॉरी आर्टिकल 32 में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 32 में आपके पास 5 प्रकार की रिट है, और इन 5 प्रकार की रिटों पे ही क्या करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, क्या देता है? न्याय देता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक तो रिट अधिकारिता आपकी किसके तहत आती है यहाँ पे? सुप्रीम हाई कोर्ट की। दूसरा किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन दूसरे पे बात करो फंडामेंटल राइट्स के अलावा, तो ये आपके एक नागरिक होने के नाते जो भी अधिकार है, यानी कि कैसे बोल सकते हो आप इनको, हाँ, ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स पे भी क्या करता है? ये अधिकार इसके पास है कि वो क्या दे? न्याय दे। मानव अधिकार पढ़े थे, बताया था ना, मानव अधिकार और फंडामेंटल राइट्स दोनों में, कि फंडामेंटल राइट्स आपको एक्ट एज नागरिक होने पे मिलते हैं, आप अगर देश की नागरिक हो उस कंडीशन में, और ये आपको इंसान होने के नाते मिलते हैं। आई बात समझ में? तो हाई कोर्ट के पास जो है यहाँ पे रिट के मामले में ज्यादा पावर है। तो आप लोग ध्यान रखना, कल का क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है रिट के मामले में, तो आपका हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है रिट के मामले में। आई बात समझ में? और हाई कोर्ट को ही क्या बोलते हैं? अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। हाई कोर्ट का दूसरा नाम क्या हो गया? अपीलीय। क्योंकि सबसे पहले जो है, कोई भी आपका कानून है या कोई भी केस है, वो सबसे पहले नीचे से तो जाता है ऊपर, पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, फिर हाई कोर्ट में, और फिर लास्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके मिलता है। तो हाई कोर्ट को जो है आपका अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है अपीलें की जाती, अपीलीय न्यायालय इसीलिए कहते हैं। सबसे पहले जो अपील होती है कहाँ होती है? हाई कोर्ट में। तो इसके बाद जो केस है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। चलिए, पहले इतना समझ में आया, उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या हुआ। हिस्ट्री कराई जाएगी, तुम्हें चिंता ना करो, तब पेपर भी हो भी थोड़ी रहे। ये भी कंप्लीट होने वाला है, तुम्हारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट होने वाला है। उत्तराखंड कंप्लीट होता नहीं है, उत्तराखंड तो चलता रहता है। उत्तराखंड बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको कंप्लीट करने में बोलते हैं, माना जाता है कि टफ होता है। मैं मान के चलो, अगर मैं प्रॉपर उत्तराखंड पढ़ाऊँ, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कुछ उसका जो मिक्स करके पढ़ाऊँ, 9 से 10 महीने मान के चलो, इतना टाइम लगता ही लगता है उत्तराखंड कंप्लीट करने में। पुराना रिवाइज करो, पुराना सर्कुलर पेपर अभी कहाँ आ रहा है? हाँ, तो कनिष्ठ के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अजय रावत पढ़ो, वन लाइनर बीएस की पढ़ो, पढ़ लोगी सीधा वैसी अगर मैं नोट्स दूंगी तो मैं फिर अपने नोट्स दूंगी तो पढ़ लोगी? मैं अपने नोट्स दूंगी तो पढ़ लोगी बिना समझाए, किसी के एक्स्ट्रा कोई नॉलेज ना दे, और सीधा पढ़ लोगी? मेरा क्या, मैं तो दे दूंगी, मैं क्लास में भी तुम्हें वही नोट्स डिलीवर करती हूँ, अपने आप से भी वही नोट्स दूंगी, कुछ नया नहीं है, देख लोगी। उत्तराखंड का वेटेज 40 नंबर का है। नहीं, इस वाले का निशान में तो 56 नंबर की उत्तराखंड है। उससे पहले का मतलब उत्तराखंड में कुछ आता ही नहीं है तुम्हें? तो फिर तुम्हारे दिक्कत हो जाएगी। एक काम करना, बुक ले लेना तुम, स्टार्टिंग जो है तुम पढ़ो, सबसे पहले जो मेन जो सबसे लीनियंट बुक है उसको तुम परीक्षा वाणी लेके देखो, सब मिल जाएगा उसमें तुम्हें। एक हाँ, मतलब ये कि जैसे ल्यूसेंट होती है जीएस की, वैसी ल्यूसेंट है आपकी परीक्षा वाणी उत्तराखंड की। ल्यूसेंट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिल जाता है।
नहीं, परीक्षा वाली वन लाइनर नहीं है। बीएस ने की वन लाइनर है। बीएस ने की उन्हीं के लिए बढ़िया है जिनको सब कुछ आता है और उनको बस फैक्ट रिवाइज करना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, बस उनके लिए। थ्योरी भी उसमें ऐसी है कि तुम मतलब देख सकते हो। हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगी तुम अजय राउत को करो, क्योंकि अजय राउत में ग्रुप सी लायक फैक्ट भी है। अजय राउत और हाँ ऐसा हुआ था। मजा नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया ना क्योंकि क्लास में किसी ने पढ़ाई नहीं। अभी अभी तुमने उत्तराखंड क्लास में पढ़ी नहीं है। उत्तराखंड एक अलग से ऐसा सब्जेक्ट है जो जब तक तुम्हें कोई सामने से पढ़ाए ना तुम कितना ही सर फोड़ लो तुम्हें नहीं आएगी समझ में। क्यों? क्योंकि ये हमने इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर, इनको हमने क्लास 8 9 से सुनते हुए आ रहे। हमें इनके बारे में पता है कि मुगलों ने हम पे राज किया, फिर अंग्रेज आए, फिर हमने आजादी ली, है ना, किस तरीके से। ये हमने क्लासेस में पढ़ा बचपन में। प्रीवियस पेपर सॉल्व करके क्या होगा? रिपीटेड होते हैं लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक तुमने पढ़ा नहीं है। तुम्हें मेन जो है उत्तराखंड में फंस रही हो तुम। मैं बोल रही हूँ तुम परीक्षा वाणी लो, उसको पढ़ो, वहां से तुम्हारा एक बेस बन जाएगा। उसके बाद तुम कुछ भी पढ़ोगे ना, बीएस लाइनर भी पढ़ोगे, सॉरी बीएस नेगी भी पढ़ोगे, तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगी। टाइम है अभी, उत्तराखंड पे ज्यादा फोकस करो। उत्तराखंड में हिस्ट्री और ऐसा हम कुछ स्पेसिफिक बोलते ही नहीं है। हम ऐसा कुछ स्पेसिफिक बता ही नहीं सकते क्योंकि वो आयोग की मर्जी हो, कहीं से भी उठा के दे दे। रिपीटेड मतलब ये नहीं होता कि जो पिछले 2-3 साल पहले जो क्वेश्चन था वही उठा के दे देंगे वो। रिपीटेड इसका ये मतलब, रिपीटेड का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आज के पेपर में पूछा गया कि चंद वंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन था, कौन था? सोमचंद। तो ये आ गया। अब जरूरी नहीं कि वो चंद वंश का संस्थापक उठा के इस वाले पेपर में भी देंगे, नहीं। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर सोमचंद पे क्वेश्चन बना है तो सोमचंद तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो इस बार ही सोमचंद से रिलेटेड तुम्हें सारे फैक्ट पढ़ने हैं कि वो सोमचंद से दोबारा क्वेश्चन उठा के दे देगा। इसका ये मतलब होता है। पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर पिछले बार ही ये क्वेश्चन उठा है तो वो दोबारा से उसी राजा पे और क्वेश्चन उठा के दे देगा। हाँ, दूसरे में आज के पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड डालेगा। ऐसा ये स्कूल पेपर थोड़ी हो गया कि भाई मैम ने रिवीजन के नाम पे सारा पेपर ही सॉल्व करा दिया। होता है, नॉर्मल सी बात है कि हमारी तो संस्कृत वाली मैम ऐसी थी। संस्कृत मैम को पता है सबका डब्बा गोल है। जो पेपर रहता था उसी को हमको रटा देती थी रिवीजन के नाम पे कि रिवीजन में वही पेपर है जो आपका आने वाला है, बस। तब भी बच्चे नंबर नहीं लाते थे उसमें, इतना पढ़ने के बावजूद भी। होते थे ना ढीठ बच्चे, जैसे तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, पेपर नजदीक आ गए। सिलेबस बढ़ता जा रहा है तब भी तुम्हें पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही कि पढ़ लें हम। चलो फिलहाल अगर आगे बात करें तो यहाँ पे देखो, सर्वोच्च न्यायालय सलाह भी देता है आपके हेड, किसको सलाह देता है? तो यहाँ पे अब तुम क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, एक टेबल बनाओगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये टेबल बनाओगे आप। एक तरफ नेम लिखोगे, यानी कि हम ये बना रहे टेबल फॉर हाईकोर्ट, हाईकोर्ट की टेबल बना रहे हैं हम कि जितने भी इंडिया में हाईकोर्ट है वो कौन सा हाईकोर्ट किसको देखता है। एक तरफ लिखेंगे आप नाम, एक तरफ लिखेंगे स्थापना वर्ष, यानी कि स्टैब्लिश कब हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था, स्थापना वर्ष। एक तरफ लिखेंगे आप एरिया, किस किस एरिया पे वो नजर रखता है, किस किस एरिया के लिए वो ध्यान देता है, किस किस एरिया से रिलेटेड वो न्याय देता है। और दूसरा, हाँ बस यही रखो। और एक तरफ इसको भी ऐसे लिख दो, सबऑर्डिनेट नहीं, इसको तुम ऐसे लिखो, ब्रांचेस करके लिख लो तुम, ब्रांच, खंडपीठ, ब्रांच कर लो।
लिखेंगे पहला कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट 1862। एरिया में लिखेंगे वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार, यानी कि वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए क्या करता है, ये न्याय देने का काम करता है। इधर लिखेंगे ब्रांच में खंडपीठ, हिंदी में लिख देंगे आप खंडपीठ, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर यानी कि अब विजयपुरम हो गई ना अंडमान निकोबार की कैपिटल विजयपुरम। ब्रांच को मैंने हिंदी में बताया कि खंडपीठ लिखो यानी कि ब्रांच। कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान निकोबार की पुरानी कैपिटल थी, अब क्या हो गया, विजयपुरम। अब पोर्ट ब्लेयर की जगह तुम विजयपुरम भी डाल सकते हो और इन ब्रैकेट तुम पोर्ट ब्लेयर भी लिख सकते हो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। दूसरा लिखेंगे मुंबई हाई कोर्ट, फटाफट लिखेंगे ये टेबल, मुंबई हाई कोर्ट शॉर्ट शॉर्ट में लिखो 1862। महाराष्ट्र, मुंबई हाई कोर्ट 1862। महाराष्ट्र को MH लिख दो। गोवा, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। इसमें लिखेंगे नेक्स्ट खंड ब्रांच में लिखेंगे मुंबई, नागपुर, पणजी एंड औरंगाबाद। नेक्स्ट लिखेंगे मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट 1862। एरिया में लिखेंगे तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ब्रांच में लिखेंगे मद्रास। नेक्स्ट लिखेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट 1884। याद रखना क्वेश्चन बनता है, अभी कौन सा पेपर हुआ था इसमें, लोअर पीसीएस, हाँ लोअर पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन हाई कोर्ट का कि कौन सा एक स्टेट का हाई कोर्ट दे रखा था, बोला था कि कौन सा हाई कोर्ट जो है ये वाला हाई कोर्ट किन किन एरिया को संभालता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट लिखा 1884, कर्नाटक हेडक्वार्टर कहाँ इसका, कर्नाटक में। ब्रांच लिख देंगे बेंगलुरु। इलाहाबाद हाई कोर्ट नेक्स्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866। उत्तर प्रदेश और बस इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद, हाँ ब्रांच में इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, J&K हाई कोर्ट 1928। जम्मू कश्मीर 1928, जम्मू कश्मीर लद्दाख, और ब्रांच हो जाएगी श्रीनगर और जम्मू। नेक्स्ट लिखेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 1936। एरिया कहाँ का आएगा इसका, मध्य प्रदेश, और ये ब्रांच हो जाएगी इसकी जबलपुर और इंदौर ग्वालियर, जबलपुर इंदौर ग्वालियर। मतलब ये ब्रांच का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट मान के चलो, इस एरिया में डिस्ट्रिक्ट की भी है, हाँ ब्रांचेस इनको तुम डिस्ट्रिक्ट मान के चल सकते हो। हाँ तुम अधीनस्थ न्यायालय नहीं, इसको डिस्ट्रिक्ट मत मान के चलो, इसको खाली यही ऐसे समझो कि ये इनके ब्रांचेस है, इस एरिया में ब्रांच है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है तो मध्य प्रदेश में अलग अलग, हालांकि केसेस जो है वो मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है वहीं पे सुलझाए जाएंगे, लेकिन अलग अलग जो है इसकी ब्रांचेस भी है, तो ब्रांचेस काम को डिवाइड करने के, हाँ
नहीं बैठ तो नहीं सकते वहां पे, लेकिन जो मेन हाई कोर्ट होगा वो वही होगा। अब इनको तो मान के चलो तहसील टाइप होगी ब्रांचेस में। हाँ, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, ये देहरादून का ये जो तहसील चौक का कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का देहरादून कोर्ट है वो। उसका हाई कोर्ट से मतलब ये है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है ना, तो यहाँ पे नैनीताल में ही आराम से केस सुलझाया जा सकता है, लोग आराम से जा सकते हैं वहाँ। हाँ, यहाँ की ब्रांच नहीं है, इनको मान के चलो कि उत्तराखंड की कोई ब्रांच नहीं है। अब ऐसे मैं बताऊंगी कि बहुत से ऐसे स्टेट्स है जिनकी ब्रांचेस नहीं है। फिलहाल कहाँ तक लिख लिया हमने? मध्य प्रदेश तक ना। नेक्स्ट लिखेंगे पंजाब और हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा दोनों के लिए लिखेंगे। पंजाब हरियाणा 1947 एरिया में लिखेंगे पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। ब्रांच हो जाएगी इसकी चंडीगढ़। फटाफट लिखें। नेक्स्ट लिखेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 1948। असम, नागालैंड, मिजोरम, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ब्रांच में आ जाएगा इसका गुवाहाटी और कोहिमा। कोहिमा का आगे कैपिटल है गुवाहाटी और कोहिमा। नेक्स्ट लिखेंगे राजस्थान हाई कोर्ट 1949, राजस्थान हाई कोर्ट 1949। राजस्थान एरिया कहाँ हो जाएगा इसका? राजस्थान एरिया कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। और ब्रांच हो जाएगी जोधपुर और जयपुर, जोधपुर और जयपुर। नेक्स्ट लिखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या हुआ कहीं पे छूटा? आंध्र प्रदेश 1954 आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश लिखेंगे और फिर ब्रांच में आ जाएगा अमरावती, अमरावती ब्रांच में आएगा, एरिया में आंध्र प्रदेश आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे केरल 1958, केरल 1958 एरिया में लिखेंगे केरल और लक्षद्वीप, एरिया में लिखेंगे केरल और लक्षद्वीप, है ना, ठीक है। और ब्रांच में लिखेंगे अरेनाकुलम, अरनाकुलम आपका केरल में है ये अरनाकुलम। नेक्स्ट लिखेंगे गुजरात 1960, गुजरात 1960 एरिया में लिखेंगे गुजरात और ब्रांच में लिखेंगे अहमदाबाद। नेक्स्ट लिखेंगे हिमाचल प्रदेश 1967 एरिया हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, ब्रांच शिमला आ जाएगी। नेक्स्ट लिखेंगे सिक्किम 1975, सिक्किम एरिया आ जाएगा सिक्किम और ब्रांच आएगी गैंगटॉक। नेक्स्ट लिखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कब बना था स्टेट? तो जब राज्य बना है तो हाईकोर्ट भी तभी बना होगा, तो बने लिखेंगे 2000। छत्तीसगढ़ का एरिया नहीं है लेकिन ब्रांच में लिखना बिलासपुर। फिर लिखेंगे उत्तराखंड 2000 एरिया कहाँ संभालेगा ये उत्तराखंड का?
और ब्रांच कहाँ हो जाएगी इसकी, नैनीताल। नेक्स्ट लिखेंगे झारखंड। अब समझ में आएगा, आ गया कि ब्रांच मैंने नैनीताल कहाँ लिखाई है, तो बाकी इन एरियाज की भी ब्रांचेस है। फिर लिखेंगे झारखंड, ये भी 2000 में बनता है। एरिया किसका संभालेगा, झारखंड का, और ब्रांच कौन सी हो जाएगी, रांची। नेक्स्ट लिखेंगे मेघालय, 2013। मेघालय 2013, एरिया हो जाएगा मेघालय और ब्रांच हो जाएगी शिलोंग। हाँ ऐसे समझ लो, मेघालय, मेघालय राज्य का संभालेगा ना ये, और ब्रांच हो जाएगी इसकी शिलोंग। नेक्स्ट लिखेंगे मणिपुर, 2013, एरिया आ जाएगा इसका मणिपुर, और ब्रांच हो जाएगी इसकी इम्फाल। नेक्स्ट लिखेंगे त्रिपुरा, 2013, एरिया आ जाएगा त्रिपुरा और ब्रांच आ जाएगी अगरतला। और अभी रिसेंट स्टेट कौन सा बना है, 2000 बना था, लेकिन 18 में इसका हाईकोर्ट बना था। लास्ट लिखेंगे तेलंगाना, और हाईकोर्ट लिखेंगे 2018, मतलब एरिया, और तेलंगाना क्षेत्र के लिए देखेगा, और एरिया आ जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद से तो लोगों के पता था ना तेलंगाना, कैपिटल का इसकी हैदराबाद, सॉरी आंध्र प्रदेश से अलग बना था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और कैपिटल थी हैदराबाद, मैंने गलत बोल दी। चलिए नोट में लिखेंगे, ओवरऑल नोट में लिखेंगे। देखो इसमें कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे दो यूटी है जहां पर इनके हाई कोर्ट है, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में आपका हाई कोर्ट है, यूटी होने के बाद भी इनका क्या है, हाई कोर्ट है। चलो ये तो हो गया। अब जो है क्या देखेंगे हम, अभी मैंने आपको पार्ट 5 कंप्लीट करा दिया है, पार्ट 5 मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप लोग इसको किस तरीके से करते हो। और अभी बात, एक टॉपिक बचा है पार्ट 6 में, और क्या टॉपिक बचा होगा, आर्टिकल, क्या टॉपिक बचा होगा इसमें 236 में, सॉरी 33 से, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। पार्ट 6 में आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 क्या कहता है, जिला न्यायालय यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को ही, आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ही आपके जो है क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ध्यान रखना, जिला न्यायालयों को ही क्या कहा जाता है, अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, आपका क्या कहा जाता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 233 कहता है कि जिला न्यायालय आपकी क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है। अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपके जो जजेस होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जजेस को कौन अपॉइंट करता है भाई, गवर्नर अपॉइंटेड द जजेस ऑफ
सब कोर्ट, सबऑर्डिनेट, ये तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख दो मैं डीसी करके, है ना। आई बात समझ में। कार्यकाल की बात करी जाए तो कार्यकाल कितना होता है इनका, टेन्योर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट 65, हाई कोर्ट 62, सबऑर्डिनेट कोर्ट 60। ध्यान रखना कार्यकाल। ये तो है, इसको हटाने का प्रक्रिया क्या होगी, या तो ये रिजाइन दे दे किसको, गवर्नर को। क्या इसको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी होगी क्या, जैसे जो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है वैसे हटाया जाता है इसको। इसके लिए इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस नहीं होती, तो कैसे हटेगा फिर ये, कैसे हटेगा। इसको हटाता है आपका गवर्नर। अब गवर्नर का मन किया तो हटा दिया इसने, ऑन एडवाइस ऑफ, किसके एडवाइस पे, विधानसभा। विधानसभा तो खाली, सॉरी, लोकसभा जो है वो खाली पार्ट लेती है, विधानसभा नहीं। मुख्यमंत्री और दिमाग लगाओ, क्या बोला, बिल्कुल सही, अनुदीप कांत सही। ऑन द एडवाइस ऑफ, यानी कि किसके एडवाइस पे, हाई कोर्ट के जज से, सीनियर मोस्ट जज, हाई कोर्ट के जज की सलाह पर क्या करता है, इसको हटाने की प्रोसेस हटाता है। यानी कि इसको हटाने का काम क्या होगा, या तो गवर्नर को खुद से रेजिग्नेशन दे दे, या फिर इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस नहीं होती है, गवर्नर को, सॉरी, गवर्नर हटाता है आपके हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को, ऑन एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज की सलाह पर जो है यहाँ पे इसको हटाया जा सकता है, हटाया जाता है। आई बात समझ में। चलिए, अगर पावर्स की बात करें तो पावर्स कैसी होंगी, इसके पास शक्ति कौन कौन सी होगी, जो आपकी किसके पास होती है, आपकी हाई कोर्ट के जज के पास और सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती है। जैसे आपराधिक मामले सुलझाना, सिविल मामले सुलझाना, ये सब पावर्स के अंदर आ गई। चलिए, अब बात करी जाए, एक आता है आपका ग्राम न्यायालय, एक लिखेंगे आप विलेज कोर्ट। सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स के भी अंडर में जो रहते हैं छोटे कोर्ट्स, यानी कि ग्राम न्यायालय। दो 2009 में बने थे, 2009 में बने, क्योंकि ग्रामों को जो स्वायत्तता मिली थी कब, 2008 में मिली थी। तो 2008 के बाद जब गांव को एक क्या मिला, अपना क्या मिलता है, अपना दर्जा मिलता है, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे सुप्रीम जो जजेस होते हैं, इन कोर्ट्स के जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। गवर्नर विल अपॉइंट द जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट एंड, और सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस को कौन करता है, विलेज कोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे न्यायालय होते हैं। नहीं, इधर हाँ, तो बस पता चल गया, गांव में भी होते कोर्ट। हाँ, तो वही तो है, तहसील के लिए छोटे छोटे एरियाज में आपके गांव के, नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट सिर्फ इनको कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के भी नीचे होते हैं ना कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी नीचे जो कोर्ट्स होते हैं, जिनको आप तहसील जैसे, अब मेरे को अपने एरिया का तो पता है, सिविल कोर्ट ही हुआ, मतलब इसको मान के चलो कि गांव में भी छोटे छोटे कोर्ट्स, गांव में ऐसे नहीं कि हर गांव में एक कोर्ट होगा, ग्राम स्तर पर भी कोर्ट्स होते हैं, ग्राम स्तर पर भी न्यायालय होते हैं। तो
ये इनके जजेस को अपॉइंट कौन करता है? आपके गवर्नर करते हैं। अब मेरी तरफ से पार्ट 5 और पार्ट 6 कंप्लीट। अब तुम पता नहीं कब करोगे। अब जो है, अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गई, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो भूल ही गई मैं। ट्रिब्यूनल कोर्ट्स मैंने पढ़ाया था ना, मैंने बोला था कि ट्रिब्यूनल कोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपका ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में, अच्छा याद आ गया मुझे। ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल कोर्ट यानी कि अधिकरण, एक मिनट, हाँ अधिकरण ही बोलते हैं, अधिकरण न्यायालय। इसमें आता है आपका मेन जो कोर्ट आता है वो आता है आपका, कौन सा बताया था मैंने? ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायालय, हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायालय, ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट। ये बनते हैं आपके 2010 में हाँ 2010 में बनता है। और इसके लिए एक एक्ट आया था और उस एक्ट का नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। 2010 में एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम आया था जिसके तहत 2010 में ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट की जो है यहाँ पे स्थापना हुई थी। और मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? दिल्ली में। यहाँ कौन से मामले सुलझाए जाएंगे? केवल केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जो है यहाँ पे सारे के सारे मामले सुलझाए जाएंगे। पर्यावरण से रिलेटेड मामले यहाँ पे सुलझाए जाएंगे। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लो। नहीं होते हैं स्टेट वाइज भी, नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये सेंट्रल लेवल पे है, इनकी ब्रांचेस होती है। फिर ये आपका सेंट्रल लेवल पे ही होगा, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, और इसके अलग अलग स्टेट्स में ब्रांच होगी, जैसे भोपाल में है, इंदौर में है, ये ब्रांचेस है आपकी। तो अगर मैं इसकी ब्रांचेस की बात करूं तो ब्रांचेस कहाँ है? जैसे पुणे हो गया, भोपाल हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता होगा, इन जगह पे इनकी ब्रांचेस है। और इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो चीज ध्यान रखनी है आपको, इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, संरचना कैसी होती है? संरचना होती है 20 मेंबर्स की, 20 सदस्य होते हैं। और इस 20 मेंबर्स में जो इनका चेयरमैन होगा, यानी कि इन 20 सदस्यों का हेड होगा, वो कौन होगा? बता सकते हो कोई? हेड कौन होगा इन 20 सदस्यों का हेड? रिटायर्ड जज। तो रिटायर्ड जज जो है इनके 20 मेंबर्स में इनके हेड होते हैं, लीडिंग मेंबर्स होते हैं। नोट में लिखना है इसमें, इसमें ये लिखेंगे नोट में कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं, जो मान लो कि ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कोई फैसला दिया है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं, इनके डिसीजन को आप क्या कर सकते हो? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो लिख देना इसको। और यहाँ पे आपका पार्ट 5 और पार्ट 6 कंप्लीट। अब जरा नोट्स को खंगालो, देखो कोई दिक्कत है, कोई डाउट, कोई परेशानी है, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको पार्ट 8 स्टार्ट कर दूंगी। फिर हाँ, कहाँ किस साइड? ऋषिकेश में भी कट रहे, इधर सहारनपुर की तरफ भी। हाँ जा सकता है। तो तुम जाओ। अब ये है ना कि सब अंदर की मिली भगत रहती है, तो तुम जा सकते हो कोर्ट में, हाई वहां जाओ, ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाओ।
तुम ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं भी जाना चाहते, तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा कहाँ लिखा है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ, हाँ ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट में आपका जो है ट्रांसफर करा सकते हो उस केस को, अपील तो कहीं भी की जा सकती है। पहले नोट्स को देखो कहाँ पे कोई डाउट पीछे, फिर उसके बाद में पार्ट 8 कराऊंगी आपको। लिख लिया आप लोगों ने? चलो मैं भेजती, फिर भेज दूंगी मैं आपको। देखो कोई डाउट, मैं वेट कर रही हूँ, फिर मैं पार्ट 8 स्टार्ट करवा दूंगी आपका। क्या बताना है? हाँ, कोर्स को ऐसे मतलब ये है कि अब इतने सारे कोर्स को तुम ध्यान नहीं दे सकते जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, पूरा पार्ट 5 पार्ट 6 कर लिया। अब घर पे रिवाइज किया होता तो तुम्हें पता चलता कि भाई मेरे को यहाँ पे टॉपिक में डिस्कस डाउट है तो मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। चलो हेडिंग डालते पार्ट 8। 7 आपकी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस 7 को आप निष्कासित किया तो सिलेबस में नहीं है। पार्ट 8 देखो भाई, कितनी बड़ी रामायण और महाभारत पढ़ी है हमने पार्ट 5 और पार्ट 6 में। पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा हुआ क्या था, वो है ही नहीं। वो बुक में भी आपका पार्ट 7 में कुछ नहीं लिखा, टॉपिक ही नहीं लिखा हुआ उसके। अब जब बुक में टॉपिक ही नहीं है तो मैं भी कहाँ से पढ़ूंगी? मेरे पे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी आएगी, बुकिश लैंग्वेज आएगी, बुकिश नॉलेज आएगी। चलो यहाँ पे अब जो है पहले जरा पार्ट 8 आपका क्या है, 8 का नाम क्या है? पार्ट 8 का नाम क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है ना। देखो जरा, मैंने जब आपको लिखाया होगा एक टेबल बनवाई थी मैंने पार्ट वाइज ना, देखो जरा कहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखाया था मैंने। मैं वही टॉपिक लिखूंगी ना फिर बोर्ड में। क्या पार्ट 7 मैंने लिखाया नहीं होगा? पार्ट अच्छा, ये मैंने टेबल मैंने नहीं बनवाई है तुमसे, मैंने बनवाई होती तो मैं लिखवाती नहीं। पार्ट 8 बताओ जरा, टॉपिक क्या है पार्ट 8? यूनियन टेरिटरीज ना, बस टॉपिक। स्पेशल मतलब ये है कि वो थोड़ा कैसा एरिया, डिस्प्यूटेड जोन है तो उस वजह से मिला होगा। अब मैं क्या ही पढ़ाऊँ तुम्हें आगे। हाँ, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा ट्राइब्स है, तो ट्राइबल ग्रुप वहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं, इसलिए उसको जो है स्पेशल भी मिल गया है, ट्राइब्स की वजह से मिला उसे।